नमस्कार छात्रों, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं भाग 2 में आपका स्वागत है। साक्षात्कार इस लेखन विधा में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक अमृतलाल नागर जी की मुलाकात ले रहे हैं। उसका कुछ भाग 1 में हमने देखा। अब भाग 2 में हम देखने वाले हैं कि उन्होंने और कौन कौन से सवाल उनको पूछे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो सवाल पूछे वे है लेखन के कार्य, लेखन के आरंभ काल की बारे में, फिर उनके लेखन के आदर्श, राजनीति में की ओर वह क्यों नहीं आए, गांधी जी के व्यक्तित्व का उन पर कुछ प्रभाव पड़ा, गरीबों के प्रति जो करुणा भाव है वह किससे प्रभावित हुए, क्रांतिकारी आंदोलन में उन्होंने भाग क्यों नहीं लिया, इसकी जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी है। अब वह कहते हैं क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा। आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी मां मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी मां के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रायः रोज रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी हर तरह की। और उन्होंने कहा कि आर्य समाज का आप पर कुछ असर पड़ा। तो कहते कि आरंभिक असर है थोड़ा जरूर, लेकिन मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे जो सामाजिक आंदोलन होते थे उन सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। सामाजिक आंदोलन है, तुम जा सकते हो। और उसी वक्त उनकी भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई जब उनकी मां मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय उनका छोटा भाई उस कॉलेज में भी दाखिल था। नेहरू जी उसी वक्त जेल में थे और उनकी मां के पास हमेशा कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई और प्रायः आगे जाकर होती रही। उनके साथ मैंने बहुत कुछ बातें की, हर तरह के, हर विचारों, सामाजिक आंदोलनों, क्रांतिकारक आंदोलनों, महात्मा गांधी जी का आंदोलनों या उनके जेल जाने के बारे में हर प्रकार की चर्चा वे कहते हैं मेरे साथ उनकी हुई। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा है। नागर जी, पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। और महाकाल जो उनका उपन्यास था, क्या यही बाद में फूक नाम से प्रकाशित हुआ और बाद में यही उनका जो महाकाल उपन्यास है वह फूक नाम से प्रकाशित हुआ। नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में है। कौन कौन से लोगों के साथ उस काल के साहित्यकार है उनके साथ आपका मिलना जुलना रहा। नागर जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम आते हैं। और उनमें से महादोष हमारे यहाँ आते थे। वे आजानुभव थे। आजानुभव यानी का अर्थ है जिस व्यक्ति के हाथ, आजानुभव का अर्थ क्या है, जिस व्यक्ति के हाथ घुटने तक पहुंचते हो उसे अजानुभव कहते हैं। वे ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते के जेब में हमेशा जालियनवाला बाग की
खून, सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। 1931 से 1937 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। तो उस समय के जो जितने भी साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों के साथ उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ वे बातचीत करते रहे। और उनमें से महादेव शुक्ल हमारे यहाँ वे कहते हैं कि हमेशा आते थे कि जो अजानुबाहु थे ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में हमेशा जालियनवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा वे रखते थे। और बाद में प्रतिवर्ष शरद चंद्र से वे मिलता रहे और उनके गांव भी गया था। तिवारी जी, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? पुराने जो साहित्यकार हैं उनमें से आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? आप ना, तुलसीदास को तो मुझे गुट्टी में पिलाया गया है, बाबा श्याम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझ से पढ़वाकर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। यानी उसी वक्त हिंदी साहित्य के संत तुलसीदास तो वे कहते हैं कि जिस प्रकार नवजात शिशु को पिलाई जाने वाली जो दवा होती है, जो उसे गुट्टी कहा जाता है, उस गुट्टी में तुलसीदास को उन्हें पिलाया गया है। और वे कहते हैं कि बाबा शाम को नित्य प्रति हर रोज रामचरितमानस मुझसे पढ़वाकर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद वे करवाते थे। नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी वे कहते हैं कि खंजन नयन के में जो सूरदास जो थे, उस सूरदास के चमत्कारों का बहुत प्रकार से विस्तार आपने किया है, क्या इन पर इनका भी आप पर प्रभाव है? नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, जो नेत्रहीन जिसे दिखाई नहीं देता, अंधे हैं, ऐसे नेत्रहीन लोगों ने जो काम किया है, उनके चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती है और उनकी भविष्यवाणी में कहते हैं कभी कभी क्या होती है, सच होती है। सूरपंच शती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूर जलमान थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है? वे कहते हैं कि सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? देखने वाला कौन है, आंख या मन? आंख माध्यम है और देखने वाला हमारा मन है। यानी कोई भी चीज हम आंखों से देखते हैं, वे कहते हैं वो एक माध्यम है और बाद में देखने वाला जो है वो देखने वाला कौन है, हमारा मन है, ऐसे वे कहते हैं। आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। और मेरे उपन्यास के बारे में अनेक लोग पत्र लिखते हैं, जो पढ़ने वाले उनकी प्रतिक्रिया आती रहती है और मेरी लिखने की जो सार्थकता है वह सार्थकता वही हमें बताते हैं। नागर जी, आपने भ्रमण तो काफी किया है। हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर बहुत देखे और उनके मनोज्ञान को भी समझने का मौका मिला। और वे कहते हैं कि भारत में पूरा जो भारतवर्ष है वो भारतवर्ष में घुमा हूँ, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का मुझे ये लाभ मिला कि इसमें कुछ चरित्र लोग मुझे मिले, बहुत देखे और उनका मनोज्ञान जानकर उनको समझने का मौका भी उसी वक्त मुझे मिला। आपने समय के लेखकों को आप किन्हें पसंद करते हैं? आपने समय के
लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देसी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र उसकी कहानियों में है। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचना भी मुझे प्रिय है। और उस काल में वे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला उनके समय का एक लेखक जिनका नाम है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मुझे मिल जाए तो मैं फिर पढ़ूंगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र उन कहानियों में हमें दिखाई मिलते हैं। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचना भी वे कहते हैं कि मुझे बहुत प्रिय है। तिवारी जी, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है ना? आपके पास बहुत से लोगों ने जो पत्र भेजे उनका संकलन आपने किया? हाँ, बहुत। पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। वे कहते हैं कि पत्रों का संग्रह मैंने किया है, लेकिन वह व्यवस्थित के रूप में नहीं है। और उसके साथ साथ वे कहते हैं कि प्रत्येक जाति जो है उसके रीति रिवाज भी उन्होंने इकट्ठे किए हैं कि उन काल में काम करने वाली जाति जो जाति है उनके रिवाज परंपरा उनका अध्ययन उन्होंने किया है। इसके लिए मुझे बहुत घूमना पड़ा। बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके साथ से मिलकर सुनकर उनसे बातें प्राप्त की। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से वे कहते हैं मिलना जुलना पड़ा। आपने अपने उपन्यास के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। हाँ, बहुत करना पड़ा। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। यानी कोई भी उपन्यास लिखते समय उसका फीडबैक लेना पड़ता है। और इसलिए वे कहते हैं कि मैंने नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मचारी जो होते हैं उनके बस्तियों में उनको जाना पड़ा और उनकी रीति रिवाज जो है उन रीति रिवाजों का उनको उसी वक्त अध्ययन करना पड़ा। नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? वे कहते हैं कि आप मन और प्राण इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिसके जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सस्ता है, सददा है। तो वे कहते हैं कि प्राण और मन अलग अलग आप मानते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, दोनों ही अलग अलग है और इसका कारण ही वे यहाँ पर बताते हैं कि मन की गति आगे तक है। यानी मन कहाँ भी जाता है, कहाँ भी घूम कर फिर कर वापस आ जाता है। मन की गति आगे तक है, प्राण को उस गति तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है। क्या कहते हैं? मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सत्ता है। सुर में आपने मन को ही पकड़ा है। हाँ, सुर ने एक जगह लिखा है, मैं दशों दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी।
नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। स्वास्थ्य ठीक है मेरा, पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं मैं क्या करता रहूँगा, लिखता रहूँगा। और इसलिए इस पाठ में अमृतलाल नागर जी ने अंत में कहा है कि जब तक जिंदा रहूं वह मैं क्या करता रहूँगा, हमेशा लिखता रहूँगा। और यह लिखने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। तो उन्होंने इस पाठ में अपनी मुलाकात में उस काल के लेखन कार्य, उस काल के समकालीन लेखकों के बारे में, प्राचीन लेखकों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बातें की है। और उन्होंने पत्रों का संकलन किया है, जाति के रीति रिवाजों को भी इकट्ठा किया है। जब कोई कहानी या उपन्यास लिखता है तो समाज में जाकर, जैसे उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि सफाई कर्मियों के बस्तियों में जाकर मुझे जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों को मुझे जानना पड़ा, और बाद में वह कहानी या उपन्यास मुझे लिखना पड़ा। मन और प्राण को वे अलग अलग मानते हैं, क्योंकि मन की गति सबसे आगे होती है और 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। बल्कि वे कहते हैं कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं का, लेकिन वे कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन सी आ गई थी। लेकिन फिर सोचा लिखने के सिवा और क्या चारा है। और वे कहते हैं कि तुम लोग यह मनाओ कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं लिखता रहूँगा। तो ये जो बातचीत है, ये बातचीत उन्होंने यहाँ पर मुलाकात दी है हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक अमृतलाल नागर, जिनको भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। उनकी लेखन शैली जो भावात्मक, वर्णनात्मक शब्द में और चित्रात्मक शैली में भी प्रयोग करते हैं, ऐसे अमृतलाल नागर जी की जानकारी हमें यहाँ पर लेखक विश्व प्रसाद तिवारी जी ने दी है। यहाँ रुकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें। और आप सबको यह पाठ यही समाप्त होता है और आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद छात्रों।